आज का वीडियो बहुत काम का होने वाला है और पसंद भी आपको बहुत आएगा क्योंकि जो काम मैं हमेशा करती रहती हूँ, अक्सर उन्हें देखने के बाद भी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं कि मैं काम कैसे सँभालूँ। आज ना पूरी सीरीज़ कि कौन-सा काम पहले करो, फिर दूसरे नंबर पे कौन-सा, फिर तीसरे नंबर पे कौन-सा, ऐसे साथ में 2 ईज़ी और प्रैक्टिकल जो आप कर सकते हो बच्चों के साथ वो टिफ़िन रेसिपीज़, बाथरूम की क्लीनिंग कैसे करें, घर को सँभालें या खुद को सँभालें, मी टाइम कैसे निकालें, सारी चीज़ें इस एक वीडियो में इंक्लूड हो रही हैं। और तो और लंबे बाल करने वाली कटिंग, एक हेयर स्टाइल और कुछ फैमिली मोमेंट्स भी। तो चलो शुरू करते हैं इस पावर पैक्ड वीडियो को। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर करना। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ ईजी। 2 दिन के बाद आई हूँ लेकिन आपके पसंद का एक वीडियो लेकर आई हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगा। यहाँ पर देखो, सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ मैं ब्रेकफ़ास्ट रेसिपी से, क्योंकि मैंने ना बस ब्रेकफ़ास्ट जो है वो शूट किया था, मॉर्निंग रूटीन नहीं। ये जो सब्ज़ी बनाई है इसमें पनीर, शिमला मिर्च, प्याज़ और कुछ खड़े मसाले डाल के सब्ज़ी बनाई है सूखी। और मैंने लच्छा पराठा के स्टाइल में बनाए हैं पराठे, यानी कि घी लगा के देन उनका रोल बना के फिर उसको दोबारा लोई बना के तब बेला है। तो थोड़े खस्ता से पराठे हैं, डेली से अलग। ठीक, अब इसमें केचप का एक बेस बना के थोड़ा-सा और उसके बाद ये वाली सब्ज़ी लगाएँगे। तो यहाँ पर आप अगर केचप अवॉइड करना चाहते हो या फिर स्पाइसी बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आप पिज़्ज़ा सॉस लगा सकते हो, होममेड मेयोनीज़ लगा सकते हो। बहुत सारे वेरिएंट्स इसमें बन जाते हैं। पनीर हो तो बेस्ट है, लेकिन अगर कोई भी यम्मी सी सब्ज़ी आपकी लेफ़्ट ओवर भी है ना, अगर सही चल जाती है, फ्रिज वाली सब्ज़ी भी आप रख दोगे तो भी आपका ये वाला रोल बन जाएगा। उसको और टेस्टी बनाने के लिए आप उसके ऊपर या तो चीज़ ग्रेट करके या फिर एक चीज़ की स्लाइस, तो चीज़, मेयोनीज़ होममेड वाली और पिज़्ज़ा सॉस, ये 3-4 आइटम ऐसे हैं कि आप किसी भी सब्ज़ी के इसको ऊपर-नीचे लेयरिंग कर दो, तो वो बहुत ही यम्मी सा बन जाता है बजाय नॉर्मल खाने के। और बच्चे फैंसी खाना देख के खुश होके अपना टिफ़िन ख़त्म कर लेते हैं और हमें ये तसल्ली रहती है कि फैंसी है बट घर का बना हुआ है। अब इनके डब्बे ये हो गए पैक। जिनको शिकायत रहती है ना बच्चे टिफ़िन नहीं ख़त्म करके आते, इस तरीके से कलरफुल बना दिया करो। एक डिब्बी में फ्रूट्स रख दो, अगर वैसे भी नहीं खाते ना, मिक्स फ्रूट काट के उसमें एक टूथपिक लगा दो तो वो एक डिब्बी छोटी वाली आराम से बच्चे बड़े सब खा लेते हैं। इस तरीके के स्नैक्स के लिए मखाने भून के रख लो या फिर मूँगफली या फिर ड्राई फ्रूट्स, अब गर्मी है भिगो के रख लो, है ना? तो ये वाला एक छोटा-सा डिब्बी ये बना दो तो बच्चे बड़े खुश होके, कलरफुल सा डिब्बा उन्हें दिखाई देता है, न्यूट्रिएंट्स भी सारे पहुँच जाते हैं, ईज़ी टू मेक भी है, आपको घंटों भी नहीं लगाने पड़ते। बच्चे दूध पीने में आनाकानी करें तो आप उनको कोल्ड कॉफ़ी बना के दे सकते हो। यहाँ पर मैं अगारो रीगल पर्सनल ब्लेंडर जार में कोल्ड कॉफ़ी बना रही हूँ। इसी तरीके से आप बॉर्नवीटा या फिर मैंगो शेक भी इसमें बना सकते हो। ये स्नैक और कॉफ़ी वाली क्लिप शाम की है, यहाँ बच्चे पी रहे हैं और आज आरोही के लग गई थी यहाँ पर बास्केटबॉल, तो उसकी उंगली में थोड़ी सी चोट लग गई है, उसकी ड्रेसिंग की हुई है। डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने बोला बस इस तरीके से पट्टी बांध के थोड़ी देर रखो, 1-2 दिन, और बर्फ़ की सिकाई तो वो ठीक हो जाएगी। अब चलते हैं दूसरी रेसिपी जो मैंने अगले दिन बनाई थी। आपके घर में जो भी नमकीन आपके बच्चे पसंद करके खाते हों, आपको नमक वाला आटा गूँथ लेना है, थोड़ा-सा आटे में भी नमक हो तो अच्छा है, और फिर उसकी फिलिंग कर देनी है अपने पसंद की नमकीन से। अगर बहुत मोटी नमकीन है तो हल्की सी आप क्रश कर सकते हो, बाकी जो आलू भुजिया रहती है या छोटा वाला मिक्सचर रहता है वो तो जब आप बेलोगे ना इस तरीके से पराठा, वो अपने आप ही क्रश होता जाएगा और आटे के साथ मिलता जाएगा। आटा इसमें खूब अच्छा मोवन वाला और नमक वाला लेना ताकि टेस्टी लगे। उसके बाद सेक देंगे तो ये वाला पराठा फूलता नहीं है। इसीलिए मैं बार-बार ज़ोर दे रही हूँ कि मोवन वाला या फिर नमक उसके अंदर होना ही चाहिए। ये फूलेगा नहीं, लेकिन अगर अच्छे से इसमें मोवन लगा हुआ है ना तो क्रिस्पी सा बनेगा, फोका-फोका सा खस्ता जिसे कहते हैं, और अंदर नमकीन का टेस्ट आएगा, अच्छा लगता है ये। ये तो हो गई 2 आसान रेसिपी टिफ़िन के लिए जो आप इज़िली ट्राई कर सकते हो। अब चलते हैं घर के कामों की सीरीज़ की तरफ। देखो, जब भी घर का काम शुरू करो सबसे पहले लगाओ कपड़ों का लोड, चाहे सेमी ऑटोमेटिक हो या फुल्ली। जा हाथ वगैरह के कपड़े भी अगर रगड़ने के हैं थोड़े से 1-2 जो भी निकले हैं उन्हें भी हाथ के हाथ कर दो। सबसे पहले आपको कपड़ों का लोड लगाना है ताकि जितनी देर में आप काम करेंगे उतनी देर मशीन अपना काम करती रहे। फिर आपको जो विजुअल क्लटर है, मान लीजिए बेडशीट तय नहीं है या सामान किचन का बेडरूम में गया हुआ है, बेडरूम का बाहर आया हुआ है, उस सामान को एक राउंड लगा के क्विकली जगह पर पहुंचा दो।
इस काम में आपको 15 से 20 मिनट भी लग सकते हैं, बट ये वर्थ है। यहाँ मैं ये सामान इधर उधर करने की बात कर रही हूँ, डस्टिंग की बात नहीं कर रही हूँ। सिर्फ आपको सामान संगवाना है, जो जिसकी जगह पे है वहाँ पहुँचाना है, उसके बाद लगा लो झाड़ू। ठीक है। अब जब आप झाड़ू लगा लेते हो और सामान संगवा लेते हो, देखना इतना ही करके आपको लगेगा कि 80% आपका घर साफ दिखने लगेगा तुरंत। अभी आपने डस्टिंग नहीं करी है, अभी आपने पोछा नहीं लगाया है। उसके बाद पहुँच जाओ सीधे अपने एंट्रेंस पर। एंट्रेंस क्लीन करो पहले, क्योंकि यहाँ से जो धूल है वो हमेशा अंदर की साइड जाती है ना। और दूसरी चीज़, अगर हमें अंदर की सफाई में टाइम लग गया और हम लग गए कि हमें बिल्कुल डीप डस्टिंग करनी है, ये भी साफ़ कर दूँ वो भी साफ़ कर दूँ, पता लगा हम अंदर लगे रह गए, थक गए, रुक गए और बाहर का गंदा पड़ा है, तो पहले बाहर का साफ़ कर लो। फिर सबसे इम्पोर्टेंट, थके बिना लगातार काम करने के लिए हर एक स्टेप के बाद अच्छे से पानी पियो। गर्मी हो तो ठंडा, सर्दी हो तो गर्म। पानी पीते रहो, हाइड्रेटेड रहो, है ना। हो सके तो स्माइल करते रहो। ये दोनों चीज़ें काम करती हैं, मैंने शायद पिछले वीडियो में भी बताया था। अब झाड़ू लग गई है, सामान मैंने संगवा दिया है, बाहर एंट्रेंस पे घास पे झाड़ू मार दी है, अच्छे से डस्टिंग कर दी है। अब मैं आ गई हूँ अंदर, अब गीली सफाई स्टार्ट होएगी। अब करेंगे पोछा। ठीक है। इस तरीके से करने से क्या होता है, जो बाहर से जितनी भी धूल आनी होगी, एक तो वो जो आपकी झाड़ू के बाद भी आ गई होगी वो सब आ गई है अंदर, अब आप पोछा लगाओगे वो सब क्लीन हो जाएगी। ठीक। और दूसरा, आपका एंट्रेंस अब बिल्कुल क्लीन है, तो आप विजुअली फ्री रहोगे कि अगर कोई इस टाइम पे भी आपके घर आ जाता है तो आप भले नाइटी में हो, लेकिन आपका घर मेंटेन होना शुरू हो गया वहाँ से ही। अब आपने पोछा लगा लिया, अब जो मैं ऊपर से कपड़े उतार के लाई थी वो यहाँ पर बच्चे तय कर रहे हैं। तो बीच-बीच में आपको ये भी, मेरे को जो समझ में आता है ना, ये भी एक काम है कि जो बाकी के फैमिली मेंबर हैं, अगर उनको आइडिया नहीं है ना कि उन्हें क्या करना है इस टाइम, आपको उनके लिए भी एक दिमाग में प्लान रखना है कि कौन से ऐसे काम हैं जो आप इनको दे सकते हो और इनसे करवा सकते हो, ताकि ये लोग भी काम में भी लगे रहें, साथ में आपकी हेल्प भी हो जाए। आपकी क्या, घर को मेंटेन करने की हेल्प है, मैं तो नहीं मानती कि ये मेरी हेल्प है। मैं हमेशा बच्चों को यही कहती हूँ कि घर में सब रहते हैं, तो जहाँ रहते हो उस जगह को मेंटेन करने के लिए थोड़े एफर्ट तो डालने पड़ते हैं, वो सबको डालने पड़ेंगे। कल को अकेले रहोगे कहीं स्टडी के लिए कुछ है, तो ये चीज़ें प्रैक्टिस में रहती हैं कि जहाँ पर भी हम रहते हैं या जिस बॉडी से हम काम लेते हैं उसका थोड़ा सा मेंटेनेंस ज़रूरी है, और ये हमें करना ही है, चाहे हमारी कितनी भी बिजी शेड्यूल हो। तो इस एक सोच बदलने से ना हम मेड के झंझट से फ्री हो जाते हैं। विदेशों में इतनी ईजिली मेड अवेलेबल नहीं होती। क्या वहाँ पर लोग काम नहीं कर रहे? क्या वहाँ पे उनके घर मेंटेन नहीं हो रहे? है ना? तो सिर्फ़ एक सोच है कि हम बहुत बिज़ी हैं, हमारा काम बिना मेड के नहीं चल सकता। चल सबका सकता है, सिर्फ़ सबको थोड़ा-थोड़ा अपना बॉडी को हिलाने की ज़रूरत है अपने काम के लिए। चलो, अब हम क्या कर चुके थे, पोछा। पोछा लगने के बाद अब आप एक गीला कपड़ा माइक्रोफाइबर का अच्छे से निचोड़ के ले लो और एक मोटा वाला ले लो, जिससे आप शीशे वाली चीज़ें जो हैं उनको वाइप ऑफ कर सको, ताकि गीले के निशान ना बने। गीला भी बहुत गीला नहीं होना चाहिए, नॉर्मल हो, अच्छे से उसको निचोड़ लिया हो। उसके बाद आप दोनों कपड़े हाथ में रखो, और ये वाला मैं ना आपको बिल्कुल क्विक तरीका बता रही हूँ, वरना मैं एक से ही करती हूँ अक्सर। और फिर मैं दूसरे के लिए, शीशे के लिए अलग से लेने जाती हूँ। लेकिन अगर आपको बहुत फ़ास्ट अपना काम निपटाना है, डस्टिंग के लिए आप दोनों कपड़े अपने साथ लेके चलो। जैसे मैंने ये पर्पल वाला जो दिख रहा है, ये बिल्कुल सूखा लिया हुआ है, और जो लेमन येलो कलर का है, ये गीला करके निचोड़ के लिया हुआ है। ठीक है? अब जब आप डस्टिंग करो, आपको एक अंदाज़ा होना चाहिए कि आपके घर के कौन से स्पेस हैं जो सबसे ज़्यादा गंदे होते हैं, यट सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। गंदे वो इसीलिए हो रहे हैं। गंदे देखो 2 ही तरीके से होती हैं चीज़ें, या तो हम उन्हें लंबे समय तक साफ़ नहीं कर रहे, या फिर वो यूज़ ही इतनी ज़्यादा होती है कि इधर आपने साफ़ किया, इधर वो गंदी हो गई। ठीक है? इन 2 के अलावा और कोई रीज़न नहीं होता। तो यहाँ हमारा जो सोफ़े वाला एरिया है, ये यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा इसी का आने के बाद कोई भी आएगा तो सबसे पहले यही यूज़ होएगा। तो इस वजह से इसको साफ़ करना बेहद ज़रूरी भी है और बेहद मुश्किल भी है, क्योंकि इधर साफ़ किया, इधर ये वापस मेसी हो जाता है। तो इसको आप साफ़ कर दो, इस तरीके के एरिये को ज़रूर पकड़ो और सबसे पहले पकड़ो। जिससे अगर पूरे घर को अच्छे से वाइप ऑफ करने का किसी दिन आपके पास टाइम नहीं भी है, मान लीजिए कोई और ज़रूरी काम है, तो भी आपको ये नहीं रहेगा कि अगर कोई इस टाइम पे मेरे यहाँ आ गया, या जहाँ मैं ही बैठ रही हूँ वो विजुअली गंदा लग रहा है। ठीक है? तो जो सबसे ज़्यादा हॉट स्पॉट एरिया है ना, सबसे पहले आप वहीं से क्लीनिंग शुरू करो,
तो आपका ईज़िली ये है कि छोड़ सकते हैं, ये वाली फीलिंग एक दिमाग में रहेगी। ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं अभी तो इतना थक गए और अभी घर तो साफ़ ही नहीं दिख रहा, आपका घर साफ़ दिखने लगेगा। और डेली की इस वाली डस्टिंग में कोई एक कोना पकड़ के अच्छे से क्लीन कर दो, जो डेली आपका हाथ नहीं लगता। जैसे मैंने आज ये प्रतिमा उठा के इसके पीछे से स्टैंड वगैरह के अच्छे से साफ़ कर दिया। उसके बाद जैसे ये सोफ़े के किनारे होते हैं, अगर आपने कवर वगैरह नहीं डाले, इन पे एक बार निगाह डाल लो कि कोई कूड़ा या बच्चों ने कुछ खा के गिराया या धूल-वूल हो तो नहीं गई है। तो अगर आप वैक्यूम क्लीनिंग नहीं भी ओकेजनली कर पाते, तो भी इस तरीके से अगर आप गीले सूखे कपड़े से करते हो ना, अच्छे से साफ़ हो गया। अब मैंने पूरे घर की कर ली है डस्टिंग इसी तरीके से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कपड़ा आपने साफ़ में यूज़ किया था सफाई में, अब उसको क्लीन करने की बारी है। ये एक छोटा-सा स्टेप है, 5 मिनट लगेंगे। हल्का-सा आप चाहें तो शैम्पू या हैंड वॉश जो भी आपकी ईज़िली जद में हो, या फिर साबुन नॉर्मल कपड़े धोने का, उसे लगा के जो डस्टिंग में कपड़ा यूज़ किया है ना, उसको अच्छे से साफ़ कर दो। ये हम क्या करते हैं कि हम डस्टिंग के कपड़े अलग से भिगो के धोएँगे, वो एक अलग टास्क अपनी जान को हम ले लेते हैं। सिंपल माइक्रोफाइबर का एक कपड़ा लो, साफ़ करो और उसके बाद एंड में उसको साबुन लगा के हाथ के हाथ देखो बिल्कुल साफ़ हो गया, इसे सुखा दो। क्लीनिंग ख़त्म होने के बाद अब आप नहाने जा सकते हो। अपने कपड़े पहले से डिसाइड रखो, चाहे आपको कल ऑफ़िस जाना नहीं भी हो ना तो भी। तो आप अच्छे से पहले से पता होता है ना, तो हम सही से तैयार हो जाते हैं। अब आती है मैं बाथरूम क्लीनिंग कब करती हूँ। देखो, जब मैं नहा के निकलती हूँ ना, तभी मैं सारे में वाइपर मार देती हूँ, चीज़ों को जगह पे रख देती हूँ। इवन अगर मुझे बाल्टी वगैरह या मग वगैरह साबुन से धोना होता है ना, तो मैं सारा एक दिन करूँ तो मुझे बहुत देर लगती है और अक्सर उस चक्कर में बाथरूम का नंबर नहीं आता था। तो अब मैंने सिस्टम ये बना लिया, मैं किसी दिन अंदर ही मैट धो देती हूँ, किसी दिन बाल्टी धो देती हूँ, किसी दिन दोनों मग्गे जो हैं वो धो देती हूँ। तो इस तरीके से मैं करती रहती हूँ रोटेशन में। तो ऑन द गो चलता है, ऐसा नहीं है कि एक दिन तो बिल्कुल सितारे चमक गए और दूसरे बाकी के दिन जो है वो बिल्कुल ही यूज़ करने में भी लग रहा है कि कितना गंदा। वो चीज़ ख़त्म हो गई है अब। और पोछे की जो बारी है वो हमेशा जो भी हमारे घर में सबसे लास्ट नहाता है, पोछा वो मार देता है। हम चारों में से जो भी सबसे लास्ट नहाएगा एंड में पोछा वो मार देगा। तो जब पानी से डाल के वाइपर लगा हुआ होता है ना, तो ये बिल्कुल आराम से बढ़िया आपका क्लीनिंग हो जाती है बाथरूम की। अगेन इसमें भी 5-7 मिनट ही लगते हैं। तो एक दिन आधा घंटा या 1 घंटा लगाने की बजाय रोज़ में 5-7 मिनट दे दो, तो आपका बाथरूम मेंटेन रहता है। ठीक है? जब नहा के निकलो ना, तभी एक स्टेप कुछ ना कुछ क्लीन का वो अपना अपना लो, तो आपका बाथरूम मेंटेन रहेगा। अब जब इतना काम आप कर लोगे ना, इतने आपकी लोड जो है वो कंप्लीट हो जाएगी लॉन्ड्री वाली। अगर सेम ही वाला है तो ड्रायर वगैरह में डालने का प्रोसेस बीच में ही कर लो। इस टाइम तक कोशिश करो कि जब सफाई निपटे तब आपका लॉन्ड्री का लोड भी कंप्लीट हो जाए। अब या तो पहले कपड़े फैलाए आओ या फिर आप आके तैयार हो जाओ। दोनों काम परफेक्टली काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कपड़े 5 मिनट वेट कर सकते हैं, आपके डेली वाले तैयार होने में 5 ही मिनट लगते हैं। इसका भी देखो, एक अपना ना सिग्नेचर लुक क्रिएट करो कि आप जो डेली में लगते हो। आपको लोगों का चेहरा याद रहता है ना, ऐसे ही आपका चेहरा भी लोगों को याद रहता होगा, तो उस चेहरे में क्या-क्या है। जैसे मैं अगर किसी दिन बिना लाइनर लगाए अब चली जाऊँ ना बाहर, तो एकदम मुझसे सब चिंतित होके पूछते हैं कि अरे क्या हुआ? क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ, लाइनर, लिपस्टिक ये सब चीज़ें मेरी लगी हुई ही रहती हैं, तो लोगों को मुझे ऐसे ही देखने की आदत है। तो उन्हें सडनली लगता है कि कुछ क्या गलत हुआ है सुनीता जी के साथ जो आज लाइनर नहीं लगाया। इवन मेरे पास एक डीएलएड की लड़की आई थी, मुझे याद है उसकी बात। एक दिन मैं बिना लाइनर के गई थी, तो उसने मुझे बोला कि जैसे मेरी मम्मी को मैं देखती हूँ ना कि बिंदी, सिंदूर वो लगाती हैं, तो वैसे ही आपका भी ना बिना लाइनर के ऐसा लग रहा है कि कुछ कमी है लुक में। तो मैम आप लगाया करो, बहुत अच्छे लगते हो। तो वो एक आपका सिग्नेचर लुक होना चाहिए। उसको अगर आप सिग्नेचर लुक है तो क्रिएट करने में 5-7 ही मिनट लगते हैं। और मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को ऐसे जिनका सिग्नेचर लुक होता है, मतलब उनकी एक पहचान है। किसी को हेयर स्टाइल एक टिपिकल एक तरीके का बहुत सूट करता है उनकी पर्सनैलिटी पे, तो वो उस तरीके का बनाते हैं। किसी का मेकअप स्टाइल होता है। मैंने एक मैम थी, वो लाइनर बजाय ऊपर के लिड पे लगाने के नीचे काजल की तरह लगाती थीं, उनका एक अलग ही स्टाइल था। एक मैम थी, वो पफ बहुत सुंदर उनके ऊपर लगता था, तो वो इतनी बूढ़ी हो गई थी लेकिन पफ फैशन में आया चला गया, पर वो बनाती थी। तो आपको भी ना जो आपके ऊपर सबसे बेस्ट लगे, एक ऐसा लुक ढूँढना है, क्रिएट करना है और फिर उसको डेली प्रैक्टिस करना है। तो ये आपका 5 मिनट के काम पे आ जाएगा। अभी ये वाली क्लिप जब मैंने शूट करी थी ना, ये प्रॉपर 5 मिनट 23 सेकंड की थी विद हेयर स्टाइल, विदाउट एडिटिंग।
तो ये आपको ना ज़रूर क्रिएट करना है। तो आपको ऐसे नहीं सोचना पड़ता कि आज मुझे ठीक लगना है तो मैं क्या करूँ, ये लगाऊँ या नहीं लगाऊँ, आपका फिक्स होगा। और आप इतने बिज़ी शेड्यूल में थके होने के बावजूद भी एकदम रेडी टू गो या फिर एकदम पॉलिश्ड लुक आपका आ जाएगा, ठीक है? तो ये अगर अभी तक नहीं करते थे, आपका एक सिग्नेचर लुक अगर अभी तक नहीं है तो उसको क्रिएट करने पे ध्यान दो, शुरू करो उसको। कुछ क्रिएट करना है ऐसा कि जो मेरी पहचान हो कि मैं ऐसे तैयार होती हूँ। अब हेयर स्टाइल देख लो, पहले सारे बालों को आधा-आधा कर लिया, उसके बाद एक के ऊपर एक लगा के 2 बार ट्विस्ट करा है, फिर ऊपर के पोर्शन को पकड़ के, है ना? अब मैंने बड़ा वाला क्लचर लगाया है, इस तरीके से देखते जाओ, ठीक? अब ये जो ऊपर का पोर्शन आधा करा था ना, इसको क्लचर के ऊपर कर लिया। अब इससे फ़ायदा क्या है? देखो मैं ना पोनी नहीं बना पा रही, रबर बैंड वगैरह लगा रही हूँ तो मुझे हमेशा दर्द होता है, तो मैं इसलिए लगा नहीं पा रही। और क्लचर अगर मैं सिंपल ऐसे लगाऊँ तो वो खिसकता रहता है, छोटा भी बड़ा भी, तो वो काम नहीं कर रहा था। ये वाला मैंने ऐसे ही इंस्टाग्राम पे एकदम देखा, तो आराध्या ने एक आध बार बनाया भी है, वो बता रही है। मैंने ट्राई करा और ये सुंदर सा बन गया। तो ये पोनी ही है लेकिन थोड़ा-सा बाउंस ज़्यादा है और अच्छी लग रही है मतलब मुझे। और सबसे बड़ी बात कि मेरे बाल नहीं खिंच रहे, ना मेरी चोटी ढीली हुई और ना मेरे बाल खींचे, तो मेरे सिर में दर्द नहीं हुआ। तो मैं अब 3 दिन से इसी हेयर स्टाइल को बना रही हूँ। तो इंस्टाग्राम सिर्फ़ देखो मत, उससे अपने लिए कुछ ना कुछ सीखो जो प्रैक्टिकली आपकी लाइफ़ में काम आ रहा हो। अब इतना काम करके मुझे लग रही है ज़ोरों से भूख, क्योंकि स्कूल का जो इंटरवल का टाइम होता है उस टाइम पे बहुत तेज़ भूख लगती है। तो अगर आपको भी ऐसा लगे, उसको अवॉइड मत करो। दिमाग से सोचो, बहुत ज़ोर से सोचो दिमाग लगा के कि भैया क्या करें कि हमारा जो है अपने लिए भी टाइम जो चाहिए खाने-पीने का वो भी निकल जाए और साथ में काम भी सारे समय से निपट जाएँ, तो आपको कोई ना कोई आइडिया ज़रूर मिल जाएगा। अब मैं शेक बना रही हूँ थोड़ा ज़्यादा, तो मैंने इसमें केवल मैंगो पल्प, चीनी और बर्फ़ ये डाल के मैं चलाऊँगी क्योंकि ज़्यादा बनाना है। अभी मेरे हस्बैंड सुबह के गए हुए हैं, वो आपको नहीं दिखे होंगे, आज उनको ऑफ़िस में एक्स्ट्रा काम है तो वो सुबह जा चुके। तब से इसीलिए मैं अकेली दिख रही हूँ यहाँ पर। और जो मेरे भांजे की बहू है पूजा, वो आने वाली है। तो सब गर्मी में ही आएँगे और भूख मुझे भी बहुत तेज़ लग रही है, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा शेक बनाया है। अब मैं, आरोही और आराध्या, अगर उनका मन होगा, वैसे वो भी अभी मना कर रही थी। आराध्या तो उनका तो मैं रख दूँगी फ्रिज में, है ना? और मैं पी लूँगी। तो इसमें क्या हुआ कि एक तो जब वो लोग आएँगे तो मुझे एकदम से नहीं सोचना पड़ेगा कि उनके रिफ़्रेशमेंट के लिए क्या दूँ। और दूसरा, अभी मेरा भी काम हो जाएगा कि भूख भी मिटेगी और प्यास भी। पानी तो मैं इस बीच में पीती रही हूँ हर एक स्टेप के बाद, लेकिन अभी मुझे भूख लग रही है। तो मैं ना उधर लंच की तैयारी शुरू करूँगी, उससे पहले पहले मैं ये पी लूँ। अपनी भूख को, अपनी थकान को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। काम करने का मतलब अगर ये मान के चलोगे ना कि मैं बॉडी की बिल्कुल सुनूँ नहीं और करते चली जाऊँ काम, तो भी फिर बर्नआउट होता है। उसके बाद आप उस काम को रोज़ नहीं कर पाते। जोश में 1-2 दिन तो कर लोगे, लेकिन अगर डेली करना है तो थोड़ा-सा आपकी बॉडी का आपको सम्मान करना होएगा कि भैया अगर ये परेशानी हो रही है, कहीं पे दर्द हो रहा है या फिर कोई प्यास लग रही है, भूख लग रही है, तो अभी छोड़ो बाद में कर लेंगे, उस तरीके का ट्रीटमेंट अपनी बॉडी को नहीं देना है। उसकी भी सुनते रहो कि उसको प्यास लग रही है, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा-सा सुविधाजनक कर सके काम को, ऐसी कंडीशन बना लो, उसके बाद करो। तो उस तरीके से अगर करोगे, तो जैसे मैं करती आ रही हूँ सालों-साल, फिर आप करते रहोगे। लेकिन जोश में 1 दिन करना तो पॉसिबल होता है, आप डेली उस रूटीन को फ़ॉलो नहीं कर सकते। अगर आप अपनी बॉडी पे बिल्कुल भी सुनवाई उसकी कर नहीं रहे। अब मैं यहाँ पर आ गई थी, तैयार हो गई हूँ, शेक पी लिया, तो यहाँ मैं अब मैं आई हूँ कपड़े सुखाने, जबकि मैंने बाल्टी में तब निकाल के रख दिए थे। लेकिन जब मैंने बाल्टी में से निकाले थे, उसी टाइम मैंने एक क्विक वॉश वाला 15 मिनट का लोड भी लगा दिया था, तो अब इतनी देर में वो भी पूरा हो गया। सारे कपड़े मैं एक साथ जो है वो अब सुखा दूँगी। यहाँ पर क्रम के अनुसार जो चल रहे थे उसमें सीख ये है कि क्रम हमें तभी बनाना है जब हमारी प्रायोरिटी वाली क्लियर हो बिल्कुल सोच। अब यहाँ पर कपड़े वेट कर सकते थे, लेकिन मेरी भूख या फिर पूजा या मेरे हस्बैंड आएँगे तो उनके लिए रिफ़्रेशमेंट वो पहले ज़रूरी था, तो मैंने पहले वो बना लिया। तो मैं मेंटली अब बिल्कुल सॉर्टेड हूँ। आराम से आप यहाँ पर फिर कपड़े फैला सकते हो। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना ही पड़ेगा कि कौन-सा काम ज़रूरी है, कौन-सा वेट कर सकता है, कौन-सा नहीं। तो फिर बिल्कुल सही चलेगा आपका काम। अब यहाँ ये टॉप जो हैं याद होंगे मिंत्रा से मँगाए थे। आफ्टर वॉश भी इनका कुछ नहीं बिगड़ा है, सारे के सारे। मतलब वह जो टी-शर्ट थी वो तो टी-शर्ट की तरीके से ही चल रही हैं। हल्का-हल्का उनका कलर जैसे डाउन हो जाता है ना ब्रांडेड टी-शर्ट्स का, उस तरीके से है, क्योंकि सिंथेटिक तो है नहीं। लेकिन इस वाले का तो बिल्कुल भी कलर एम्ब्रॉयडरी ख़राब हुई नहीं। अब यहाँ आपका काम जो है वो
ख़त्म। जो मेंटेनेंस का था, झाड़ू, पोछा, डस्टिंग और कपड़े, ये जो बड़े काम जिनके लिए आप मेड पे डिपेंड करते हो, वो सब आपके ख़त्म। और उसके बाद आप लग जाओ अपने लंच की प्रिपरेशन में। और सुबह से लेके अब तक अगर मैं कहूँ काम घंटे कितने लगे हैं, मुश्किल से 2 से 3 घंटे आप आराम से ये सारा काम निपटा लोगे। तो घर के पूरे काम को ना आप 4 साढ़े 4 घंटे का मान के चलो कि इतनी देर में हम काम निपटा लेंगे। और उससे अगर 1 आध घंटा ऊपर भी होता है, मान लो आपने 5 घंटे में भी काम निपटा है, तो भी आपके पास ये मान के चलो कि आपको बिल्कुल अनइंटरप्टेड 4 से 5 घंटे अपने लिए निकालने ही हैं। जितने में हम लोग जॉब करते हैं तो जॉब वालों के लिए जॉब निकल जाती है 6-7 घंटे की। तो जो जॉब पे हैं या जो होम मेकर भी हैं, वो टास्क लेके चलें कि अपने घर के काम को हमें 5 घंटे से मैक्सिमम इससे ऊपर नहीं लेके जाना। तो आपके पास ढेर सारा टाइम आपके लिए बच जाएगा, जिसको आप अपने बेटरमेंट के लिए जैसे चाहें यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ गई थी पूजा। इसके पूजा रस्तोगी व्लॉग्स के नाम से आप लोग व्लॉग देखते हो, कुछ लोग वहाँ जुड़े हुए हैं। तो मैं ये अब आई है अब इतनी धूप में, क्योंकि छोटे बच्चे को लेके आई है, तो मुझे इसकी थोड़ी चिंता सी हो रही थी कि कैसे आ रही होगी। तो वही बात हुई कि रिक्शा इसे मुश्किल से मिला, वहाँ से धूप में आई थी। तो मैंने जो शेक रेडी कर रखा था, फिर पहले इसको पानी वगैरह पूछा आरोही आराध्या ने अपनी भाभी को, और उसके बाद फिर मैंने शेक दिया। अब खाना रेडी था तो मैंने खाना खा लिया है इसके साथ ही बैठ के। बल्कि जब ये आई थी ना तो मैं खाना परस ही रही थी अपना, और इनके लिए मैंने छोड़ दिया था कि जैसे खाएगी तब मैं गरम गरम रोटी सेक के इसको खिला दूँगी। तो जो फ़ोन का काम है, जो इसको थोड़े कन्फ्यूजन हो रहे हैं यूट्यूब में, मेन एडिटिंग ऐप थोड़ी प्रॉब्लम कर रही थी इनकी, और इनको जो है मतलब प्रोडक्ट्स का भी काम इन्होंने स्टार्ट करा है, तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था कि लिंक्स वगैरह देने में और बाकी शूट वगैरह करने में कि कैसा एंगल और कौन सी लाइटिंग ठीक रहेगी। तो उसको फ़ोन पे जो था वो क्लियर नहीं हो रही थी कुछ चीज़ें, तो कह रही थी कि मुझे प्रैक्टिकली समझना है। अब आज की 1 दिन की मेरी छुट्टी थी, तो फिर मैंने ज़्यादा कुछ प्लान नहीं करा। मैंने इसको फ़ोन करके सीधे बोल दिया था कि अगर सही समझे तो कल आ जाइयो, तो मैं समझा दूँगी, क्योंकि यहाँ पर अच्छे से 2-3 घंटे में ही समझ जाएगी। अपने घर पे फिर ये किचन में बिज़ी रहती है बहुत ज़्यादा, तो फिर इसको टाइम इतना मिलता नहीं, और मैं भी सब लोगों से मिलने-जुलने में व्यस्त हो जाती हूँ। अब ये कुछ लाई नहीं थी अपने आते टाइम, तो इसने यहाँ पर ही ऑर्डर करके मेरे को बिना बताए पेस्ट्री मंगाई। तो फिर वो पेस्ट्री भी हमने खाने के बाद खोल ली थी, और उसके बाद हमने सबने मिलके पेस्ट्रीज़ खा ली। मतलब मैं ऑनलाइन का काम इसका, सही बताऊँ तो मेरे से ज़्यादा मतलब इसका हाथ है। अपने हस्बैंड के पार्सल वगैरह भी ये भेज देती है खाने के, रैपिडो से। ऑनलाइन खाना फटाफट, मुझे पता भी नहीं चला इसने कब बुक करके मंगा लिया। तो मतलब बहुत ही टेक्निकली काफ़ी आता है उसको काम अच्छे से, इसीलिए यूट्यूब में भी इतना अच्छा कर पा रही है। आप लोग भी इसके चैनल को जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो जुड़ी रहेगी यूट्यूब से तो काफ़ी लोगों के लिए एक मोटिवेशन रहेगा। छोटे बच्चे, जॉइंट फैमिली, उसके साथ भी आप अपने बेटरमेंट के लिए काम कैसे कर सकते हो। जो मैं अभी टाइम स्लॉटिंग की बात कर रही थी ना, वो एग्जैक्टली फॉलो करती है कि अपना काम निपटा लिया, उसके बाद के 5-6 घंटे वो बिल्कुल एकदम ब्लॉक की तरह उसको फ्री मिलते हैं। उसके टाइम को ही वो यूट्यूब में अब यूज़ कर रही है फॉर एक्स्ट्रा अर्निंग या एक्स्ट्रा कुछ काम करने के लिए। तो इस तरीके से ही सबको अपना दिन प्लान करके कुछ ना कुछ, चाहे घर पे करें चाहे बाहर करें, करते रहना चाहिए। जो आचार्य प्रशांत भूषण जी कहते हैं ना, देखो वो वाली चीज़ वो थोड़ा गलत वे में होम जो मेकर हैं उनको बहुत ही ज़्यादा वो बेकार बता देते हैं, उतना नहीं। लेकिन मुझे भी लगता है कि देखो सिर्फ घर के काम करने में अपना पूरा टाइम, एनर्जी और टैलेंट अगर हम औरतें सारा खर्च कर दें, तो थोड़ा-सा मुझे लगता है कि गलत है, अनफ़ेयर है। इतना दिमाग होता है सभी में, ऐसा कोई नहीं है जिसमें कोई टैलेंट ना हो, सब में होता है। लेकिन क्योंकि हमें घर सँभालना है इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे, दैट्स नॉट गुड। अगर हमें घर सँभालना ही है, तो हम घर को ऐसे सँभालें कि घर सँभालने के साथ-साथ भी अपने टैलेंट्स को यूज़ कर पाएँ। इसीलिए मेरे सबसे पहले चैनल का नाम ही यही था, जस्टिफाई योर ब्लेसिंग्स। जो भी टैलेंट, जो भी आपके अंदर हुनर हैं, वो सब आपकी ब्लेसिंग्स ही तो हैं। तो उनको जस्टिफ़ाई करना है हमें, अपनी ज़िम्मेदारियों के चलते उनको छोड़ना नहीं है कि हम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हम घर सँभाल रहे थे। तो घर को थोड़ा-सा आप माइंडफुली सँभालो, थोड़ा-सा प्लान करके सँभालो, घर सँभल जाएगा, साथ में आप एक्स्ट्रा काम भी कर पाओगे। अब मुझे बच्चों के बालों की ट्रिमिंग करनी है, तो देखो ये मैंने आपके साथ पहले भी पिछली वेकेशन में शेयर करा था, शायद मैंने जब अदिति के बालों की ट्रिमिंग की थी। तो यहाँ ना आपको लाइट यू शेप, बिल्कुल लाइट यू शेप काटनी है, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा लेंथ मत काटो। आप पार्लर में जाओगे
आपके 1.5 इंच के बाल वो काट देते हैं। इसलिए ये काम ना आप कर सको तो घर पे करो। अच्छे से गीले बाल होने चाहिए, सुलझा लो। उसके बाद लाइट यू शेप, हल्के से बस ऊपर की साइड किनारे वाले जो बाल हैं वो जाएंगे, बाकी ऑलमोस्ट स्ट्रेट रहता है। और इस तरीके से बालों की लेंथ भी कम नहीं होती। जो स्प्लिट एंड्स हैं वहाँ भी काम हो जाता है। बहुत अच्छे से ये काम करती है कटिंग। और सबसे बड़ी बात, बालों की लंबाई इस वाली कटिंग से बढ़ती है। जो इतने सालों से मेरे बाल मेंटेन हैं या बच्चों के भी एकदम जल्दी से भी ग्रो हो गए, इसमें सेसा ऑयल का तो अब काम हो ही रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ा वो है कि आप ट्रिमिंग हर महीने 1.5 महीने में जब भी नीडेड हो, आपके बाल ना नीचे से डैमेज से या फिर ऊंचे नीचे से दिखना शुरू हो जाते हैं, तो वो आप समझ जाओ कि उनको ट्रिमिंग की ज़रूरत है। अब आ गए हम यहाँ पर बाहर। तो मैं इसको दिखा रही हूँ कि जब आपने भी मेरा जो वीडियो देखे होंगे, मैं अक्सर गेट पे खड़े होके शूट करती हूँ, तो वहाँ पर मैं इसको बता रही हूँ कि एंगल जो है वो फ़ोन का किस तरीके से रहना चाहिए और फ़ोन को किस हाइट पे रखो, ताकि आप जो पहन के डिस्प्ले कर रहे हो वो पूरा सिर से पैर तक नज़र आए। क्योंकि इसके वीडियोज़ में वो गड़बड़ हो रही थी कि ऐसा लग रहा था कि कोई ऊपर खड़ा होके कैमरा दिखा रहा है, तो वो हाफ ही नज़र आ रहा था। तो जब आपका आउटफिट पूरा दिखेगा ही नहीं तो उसका लुक कैसे पता चलेगा देखने वाले को। तो मैं उसको ये आइडिया बता रही थी कि इस तरीके से टाइमर लगा के या इस हाइट पे फ़ोन रख के आप कर सकते हो। फिर जब खींच ही रहे थे फ़ोटो, तो 3-4 फ़ोटो खींची हमने फॉर मेमोरीज़। और उसके बाद फिर जाने का टाइम हो गया था पूजा का, तो मैं ध्रुव को लेके ऐसे प्रिटेंड कर रही थी कि हम जा रहे हैं, तो वो अब इतना जेल हो गया है कि मेरे साथ चल पड़ा। अब इसी के साथ ये व्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपको कामों का बिल्कुल बढ़िया सा आइडिया मिल गया होगा। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और कोई भी जो घर के कामों को लेके अटका हुआ हो उसको प्लीज़ शेयर करना, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।